हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8 का थर्ड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस और हमने पढ़ा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बडिंग तक। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था पार्ट 2 में। सो स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट थ्री में हम क्या पढ़ेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या है? देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच द पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर अ एप्रोप्रिएट कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि बहुत सारे प्लांट्स के पास कैसे होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स होते हैं प्लांट्स में, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। अब इनके हेल्प से हम क्या करेंगे? न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा। कैसे? अंडर अ एप्रोप्रिएट कंडीशन। Unlike in most animal, the plants can indeed they use such a mode of reproduction. This property of a vegetative propagation is used in a method such as layering या फिर grafting to grow the many plants like a sugarcane, rose या फिर grapes और a agriculture purposes. तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि हम दूसरे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहे हैं? इट मीन्स प्लांट के पार्ट्स को लेके, जैसे रूट्स ले लिया, स्टेम ले लिया एंड लीव्स ले लिया, और उसको एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में रख के हम न्यू प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लेयरिंग से और ग्राफ्टिंग से कौन से प्लांट को ग्रो कर सकते हो? क्या बताओगे? एग्जाम्पल शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, ये सब हम कर सकते हैं। और ये हम किसके लिए कर सकते हैं? फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए भी। प्लांट रेज्ड बाय अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो भी प्लांट को आप क्या कर रहे हो? ग्रो करा रहे हो। किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। कैन बियर अ फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो भी आप प्लांट ग्रो कर रहे हो उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो आएंगे, लेकिन वो जल्दी आएंगे एज कम्पेयर टू द फ्रूट्स या फिर प्लांट जो ग्रो कैसे हो रहे? फ्रॉम सीड। तो ये पहला पॉइंट हो गया। Such method also make the possible the propagation of the plant such as banana। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये किस में यूज़ हो रहा है? बनाना में भी, ऑरेंज में, रोज, जैस्मिन that have lost the capacity to produce the seeds। तो उनके पास क्या होता है? कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है। किस चीज़ के लिए? सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। Another, जो दूसरा हो गया, another advantage of a vegetative propagation is that all the plants produced आर जेनेटिकली सिमिलर। सो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? जेनेटिकली सिमिलर है इनफ टू अ पेरेंट सेल। जैसा पेरेंट सेल है वैसे ही जेनेटिकली सिमिलर है टू हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? दैट फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सीड से जो प्लांट ग्रो हो रहा है, थ्रू अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो प्लांट ग्रो हो रहा है उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्या हो रहा है? जल्दी आ रहे हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? दे आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ, किससे? पेरेंट प्लांट से, और उनके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किस में प्रेजेंट है? पेरेंट्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफ्टिंग या फिर लेयरिंग किस में प्रेजेंट कर सकते हो आप? ये किस में कर सकते हो? शुगर केन में, रोज में, ग्रेप्स में कर सकते हो। और यहाँ पे हमने क्या देखा था? ये जो मेथड है, सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। इनके पास कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है टू प्रोड्यूस अ सीड, तो आप उनको कैसे ग्रो कर सकते हो? थ्रू अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो चलते बच्चों नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है 8.5। इसमें क्या कह रहा है? टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सर्फेस। पोटैटो ले लीजिए आप, आलू ले लीजिए और उसके सर्फेस को ज़रा नोट करिए। कैन नॉचेस भी सीन, क्या उसमें कुछ गड्ढे गड्ढे नॉचेस दिख रहे हैं? कट द पोटैटो इनटू द स्मॉल पीस। पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। सच दैट द स्मॉल पीस कंटेन अ नॉच और अ बर्ड एंड सम डू नॉट। और उस हिसाब से आप कट करिए सो डैट उसमें क्या हो? वो नॉचेस या फिर बर्ड प्रेजेंट हो। स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे। एक ट्रे ले लीजिए, उसमें क्या स्प्रेड करना है? कॉटन को स्प्रेड कर दीजिए और थोड़ा उससे वेट कर दीजिए, गीला कर दीजिए। प्लेस द पोटैटो पीस ऑन अ कॉटन। और जो पोटैटो पीस को आपने कट किया था उसको कॉटन पे रख दीजिए। नाउ वेयर द पीस विथ अ बर्ड आर प्लेस्ड। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द पोटैटो पीस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। और कुछ दिन तक जो आपने ट्रे लिया था जिसमें कॉटन रखा था और जिसे वेट किया था, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कुछ दिन तक। मेक श्योर दैट द कॉटन इज केप्ट मॉइस्ट। और आपको ध्यान रखना है जो कॉटन है वो क्या होना चाहिए? गीला होना चाहिए।
Which are the potato pieces that give rise to a fresh green shoots and roots? तो कौन सा पीस जो है आपने पोटैटो का लिया था वो फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स प्रोवाइड कर रहा है. तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, जिसमें बर्ड प्रेजेंट हो या फिर जिसमें नॉच प्रेजेंट हो वो क्या हमें देगा, फ्रेश ग्रीन शूट्स देगा एंड रूट्स देगा. सो जिसमें नॉच प्रेजेंट नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा इनटू अ ग्रीन शूट एंड रूट्स में. सो ये एक्टिविटी समझ में आ गया. Similarly, the bird produced in the notches along with the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into a new plant. फिगर 8.5 में आप देखिए लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम. इसमें भी क्या होता है कि अगर ब्रायोफाइलम के लीफ में ये आप साइड में देखोगे ये मार्जिन में क्या प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है. अगर ये बर्ड डी अटैच होकर गिर के अगर ये बच्चा सॉइल में अगर गिर जाता है तो वो क्या होगा, ग्रो होके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखा है 8.6, सेलेक्ट अ मनी प्लांट. मनी प्लांट ले लीजिए. कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट 1 लीफ. उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दीजिए और ऐसे कट करना है एटलीस्ट 1 लीफ तो एक पार्ट में होना ही चाहिए. कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन 2 लीव्स. और 2 लीव्स के बीच में भी पोर्शन को कट कर दीजिए. डिप 1 एंड ऑफ ऑल द पीसेस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. जितने भी पीसेस को आपने कट किए थे उसको कहाँ डिप कर दीजिए, वाटर में, और कुछ फ्यू डेज तक आप उसे ऑब्जर्व करिए. विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू अ फ्रेश लीव्स. तो कौन सा ग्रो करेगा और फ्रेश लीव्स देगा. वॉट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूड करेंगे. तो अगर आप पीसेस को भी क्या हो रहा है आप वाटर में डाल दोगे तो वो डेफिनेटली क्या होने लगेगा, ग्रो होने लगेगा. तो इसी चीज़ से रिलेटेड एक यहाँ पे दे रखा है टिश्यू कल्चर. अब टिश्यू कल्चर क्या होता है. सो इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग द टिश्यू और सेपरेटिंग द सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. तो टिश्यू कल्चर में क्या हो गया बच्चों, न्यू प्लांट का हम ग्रो तो करते हैं बट कैसे, टिश्यू को रिमूव करके या फिर सेपरेट करके फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट से. द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर कैलस. तो उनको आर्टिफिशियली मीडियम में रखा जाता है और वहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिडली डिवीजन हो रहा है. किस चीज़ के लिए, वो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आप उसको कैलस भी बोल सकते हो. द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर मीडियम कंटेनिंग द हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन. और जो कैलस हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना, कैलस क्या हो गया, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स ही हो गया. ये क्या हो रहा है, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है अनदर मीडियम में जहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है, हार्मोन्स कंटेन हो रहा है. किस चीज़ के लिए, वो ग्रोथ के लिए और डिफ्रेंशिएशन के लिए. The plantlet are then placed into the soil so that they can grow and mature into plants. और उसको क्या किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, उसको रेज किया जाता है, प्लेस दोबारा सॉइल में रखा जाता है सो डैट वो फर्दर ग्रो हो सके और प्लांट में वो मैच्योर हो सके. यूजिंग टिश्यू कल्चर, ये जो टिश्यू कल्चर जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ वन पेरेंट इन डिजीज़ फ्री कंडीशन. तो एक पेरेंट से आप बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हो और वो भी कैसे, डिजीज़ फ्री कंडीशन पे. दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर अ ऑर्नामेंटल प्लांट. ये कहाँ यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ऑर्नामेंटल प्लांट पे. तो टिश्यू कल्चर समझ में आ गया. अगर एग्जाम में आएगा टिश्यू कल्चर तो आप बता दोगे बच्चों क्या है. मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. इसमें क्या हो रहा है, न्यू प्लांट को आप ग्रो कर रहे हो, कैसे, उसमें रिमूव जो टिश्यूज़ को या फिर सेपरेट करके सेल्स को, कहाँ से, जो कि प्लांट का पार्ट ग्रो हो रहा है टिप से, और उस सेल्स को कहाँ रखा जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम पे जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली डिवीजन हो सके. और जब डिवीजन होगा तो क्या होगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम कैलस बोलते हैं. उसके बाद उसी कैलस को, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसको एक दूसरे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. और जो हार्मोन्स किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन में. नेक्स्ट जो प्लांटलेट है उसको कहाँ रखा जाता है, प्लेस किया जाता है सॉइल में सो डैट वो फर्दर मैच्योर हो सके. और इसी टिश्यू कल्चर के कारण हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे हम प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जो कि कैसा हो गया, डिजीज़ फ्री कंडीशन. और ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है हम ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट बनाने में. तो ये बच्चों मैंने आपको 2 बार इसलिए बताया है और रिवाइज़ कराया बिकॉज ये जो टिश्यू कल्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन करने के लिए भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो गया, इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड. क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड ऑन एक्टिविटी 8.2. हमने 8.2 में क्या देखा था, दैट थ्रेड लाइक जो सब्सटेंसेस ग्रो हुए थे कहाँ पे, ब्रेड पे, अबव द हाइफे और अ ब्रेड मोल्ड हमने देखा था. ये क्या था, राइजोपस था. दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है. ऑन द अदर हैंड
द टाइनी बॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो टाइनी बॉब जो ऊपर आपको दिख रहा है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में। द ब्लॉब्स और स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल, ये क्या कंटेन कर रहा है, स्पोरेंजिया सेल को कंटेन कर रहा है, या फिर कह सकते हो स्पोर कंटेन कर रहा है। डैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। सो ये किस में डेवलप हो रहा है, दूसरे न्यू राइजोपस इंडिविजुअल में। तो ये आप फिगर देखिए पहले, स्पोर फॉर्मेशन ऑफ राइजोपस, यहाँ पे ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, स्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही चीज़ दे रखा है, डैट दे इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। फिगर 8.6 में हम देख रहे हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाई अ थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अनटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सर्फेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। तो इसमें एक लेयर प्रेजेंट होता है, एक थिक वॉल प्रेजेंट होता है, और वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और वो तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक इसे इस स्पोर को कोई मॉइस्ट सर्फेस नहीं मिल जाता जहाँ पे वो ग्रो हो सके। तो समझ में आया बच्चों, और ये फिगर भी देख लिया आपने, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow the new generation to create from a single individual। हम क्या देख रहे हैं, जितने भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये किस चीज़ में हो रहा है, ये सिंगल इंडिविजुअल में हो रहा है। और ये जो और क्रिएट भी हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे ओनली अ सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बच्चों 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके रिगार्डिंग, तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ इज़ बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, तो क्या हो गया, बोथ बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हो रहा है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड ऑकर विद द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन पेरेंट। वही चीज़ मैंने आपको बताया, दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। लेकिन कह रहा है इन बाइनरी फिजन में क्या बोल रहा है, द पेरेंट सेल डिवाइड इट्स सेल्फ इंटू अ 2 इक्वल एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल। बाइनरी फिजन में बच्चों क्या हो रहा है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं किस चीज़ में, 2 इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल में। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोक्रियोट सच एज इन बैक्टीरिया। ये मोस्ट कॉमन है ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, किस में, प्रोक्रियोट्स में, सच एज इन बैक्टीरिया में। अब एक बार हम इसका फिगर देख लेते हैं पहले। ये देखिए बाइनरी फिजन में इसमें क्या हो गया, पेरेंट सेल हो गया, डीएनए डुप्लीकेट्स हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद क्या हो गया, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हो गया बच्चों बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन के बारे में बोल रहा है। मल्टीपल फिजन में क्या हो गया, इन मल्टीपल फिजन अ सिंगल पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू अ मेनी डॉटर सेल। सिंगल सेल क्या हो गया, डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारे मेनी डॉटर सेल में, और इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा में, एंड ये क्या हो रहा है, इन सम पैरासाइटिक स्पीसीज़ में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये कहाँ हो रहा है, प्रोटिस्टा में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और कुछ पैरासिटिक स्पीसीज़ में। फिगर देख लीजिए, मल्टीपल फिजन का क्या हो गया, पेरेंट सेल हो गया, ये आपको न्यूक्लियस इंडिकेट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मैनी न्यूक्लियाई कंटेन सिस्ट। तो जब बहुत एक यहाँ पे जब एक न्यूक्लियस होगा तो आप उसे न्यूक्लियस ही बोलोगे, लेकिन अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएगा तो क्या टर्म दोगे उससे, न्यूक्लियाई। इसमें क्या प्रेजेंट है, सिस्ट प्रेजेंट है। उसके बाद ये सिस्ट बच्चों ब्रेक डाउन हो जाता है एंड डॉटर सेल्स यहाँ से रिलीज होने लग रहे हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल फिजन मीन्स बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ द डॉटर सेल। लेकिन बाइनरी फिजन में बाई मतलब क्या हो गया, 2, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। सो क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन, आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म को कैसे बेनिफिट मिलता है अगर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर स्पोर्स से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट हैज़ मेनी सेवरल बेनिफिट्स। अब इनमें बहुत सारी बेनिफिट है, अब वो क्या हो गए, सारे पॉइंट्स दे रखे। स्पोर रिप्रोडक्शन इज क्विक एंड मल्टीप्लाइज मैनी एट वंस। ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्विक है और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं एक बार में। हेंस द पॉपुलेशन विल इंक्रीज एंड सर्वाइवल चांसेस आर हाई। तो पॉपुलेशन इंक्रीज, जब बहुत सारे नंबर्स में अगर ग्रो होंगे तो क्या होगा, उनके सर्वाइवल चांस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट क्या हो गए, दे रिमेन डॉर्मेंट टिल फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल।
और ये क्या हो गया, डॉर्मेंट रहेंगे जब तक फेवरेबल कंडीशन उन्हें नहीं मिल रही है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एज दे आर लाइट, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, सो दे कैन बी कैरिड बाय विंड, तो वो विंड से एक जगह से दूसरे जगह वो जा सकते हैं फॉर ग्रोइंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे पोजेसेस अ थिक वॉल, इनमें थिक वॉल होता है विच इनेबल्स देम टू सर्वाइव इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो थिक वॉल के कारण बच्चों क्या हो गया, वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रॉपरली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज इट इज़ एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ दिया था किस टाइप का ये एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। देयर इज नो एरर इन द कॉपीज ऑफ न्यू एंटाइटीज प्रोड्यूस्ड, हेंस द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर नॉट लॉस्ट। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेरेंटल की जो कैरेक्टर्स है वो लॉस नहीं हो रहे हैं। जो कैरेक्टर 6 पेरेंट पे थे वो क्या होंगे, सेम कैरेक्टर 6 किस में होंगे, डॉटर सेल्स में भी होंगे। नेक्स्ट इज दे असिस्ट द एंटाइटी टू टाइड ओवर अ बैड फेजेस, तो ये बैड फेजेस पे क्या हो रहा है, असिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए आपको, बेनिफिट्स हो गए किस चीज़ के, स्पोर्स के फॉर्मेशन होने से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। क्या आपने कभी सोचा जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो ये क्या हो रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को नहीं प्रोड्यूस कर सकते थ्रू रीजनरेशन। रीज़न क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, रीजनरेशन हैपन थ्रू अ माइटोसिस। रीजनरेशन कैसे हो रहा है, माइटोसिस से हो रहा है, एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज कैन गिव राइज टू इट्स ओन काइंड ऑफ ओनली। तो क्या हो रहा है बच्चों, रीजनरेशन से, रीजनरेशन जब हो रहा है उसमें माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, किसमें, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू में, जो कि कैसा सेल दे रहा है, अपनी तरह का ही सेल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज एंड द ऑर्गन हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के पास क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट जो टिश्यूज़ है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं, और ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, एंड देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रीजनरेशन क्या हो गया, अ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू फ्रॉम द अनदर काइंड इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए क्या हो गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हेंस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर अनएबल टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन, इसलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, थ्रू रीजनरेशन इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या हो गया, वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, कुछ टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। पहला क्या हो गया बच्चों, क्रॉप्स लाइक ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल डू नॉट हैव अ वायबल सीड, सो रिप्रोडक्टिव प्रोपोगेशन कैन बी यूज्ड। इनके पास क्या हो गया, वायबल सीड्स नहीं है, तो इनको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, थ्रू अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इट इज़ रैपिड है, चीप है और ईजियर मेथड टू ग्रो अ क्रॉप, काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर सकते हो, सस्ता है, और ये इसमें क्रॉप जल्दी ग्रो होते हैं। इट कैन बी यूज इन अ प्लेस वे सीड जर्मिनेशन फेल, ये उस जगह यूज़ करते हो जहाँ पे सीड जर्मिनेशन फेल हो जाता है, तो अब आप क्या यूज़ करोगे उस जगह पे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ अ वेराइटी कैन बी प्रिजर्व, सो गुड क्वालिटी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स किसकी थी, फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज वाई इज़ डीएनए कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो डीएनए कॉपिंग है ये इसेंशियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है ये, सो सॉल्यूशन क्या हो गया, डीएनए कॉपिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज ये क्या कैरी कर रहा है, इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बिकॉज जो डीएनए है यही हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने के लिए, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। A copy of the DNA is produced through the some chemical reaction। ये जो DNA की जो कॉपिंग हो रही है कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन 2 कॉपीज़ ऑफ DNA। ये उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉपीज़ ऑफ DNA का फॉर्मेशन हो रहा है। along with the additional cellular structure DNA copying also takes place which is then followed by a cell division into 2 cell। और ये कैसे हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है कैसे, 2 सेल्स में। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए की कॉपिंग हो रही है। तो पता लग गया कि डीएनए की कॉपिंग क्यों जरूरी है, बिकॉज पेरेंट्स से उसे ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इज 8.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम पढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में।